कौन कौन सी खबरों पर है सभी की नजर, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकें फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद। कहा, इस योजना से ब्याज से पूरी तरह से मिल सकती है मुक्ति। कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वालों को हुए नुकसान की भरपाई करने में पीएम स्वनिधि योजना होगी मददगार। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के मॉस्को में आज से शुरू हो रही शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में लेंगे भाग। भारत शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में होगा शामिल। बैठक में आगामी शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा, अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स एंगल के आरोप में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती पहुंची सलाखों के पीछे। रिया को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भायखला जेल भेजा गया। एनसीबी की टीम ने कल किया था गिरफ्तार। एनसीबी रिमांड खत्म होने के बाद रिया के भाई शौविक को आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। देश में कोरोना रिकवरी दर हुई 77.77%। कोरोना के कारण मौतों के मामले में वैश्विक औसत 3.28% के मुकाबले भारत में मृत्यु दर महज 1.69%। देश के 17 राज्यों में मृत्यु दर 1% से भी कम। अनलॉक 4 के तहत दिल्ली में ब्लू और पिंक लाइन पर मेट्रो सेवा हुई बहाल। ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका ने कोरोना वैक्सीन का ट्रायल रोका। मानव परीक्षण में शामिल एक व्यक्ति के बीमार पड़ने से लगी रोक। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर एस्ट्राजेनेका आखिरी फेज पर कर रही थी ट्रायल। और खेल की दुनिया में यूएस ओपन में 2018 के विजेता जापान की नाओमी ओसाका और अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी पहुंची सेमीफाइनल में। पुरुष एकल वर्ग में अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने भी बनाई सेमीफाइनल में जगह। और सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों के साथ स्वनिधि संवाद किया। भारत सरकार द्वारा कोविड-19 महामारी से प्रभावित निर्धन रेहड़ी पटरी वालों को पुनः आजीविका से जोड़ने के लिए पीएम स्वनिधि योजना भारत सरकार द्वारा 1 जून 2020 को प्रारंभ की गई थी। पीएम ने कार्यक्रम के दौरान राज्य के रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं को जाना और उनके द्वारा किए जा रहे अभूतपूर्व कार्यों के लिए उनकी सराहना की। प्रधानमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वालों की समस्याओं का निदान करने के लिए तेजी से काम किया है। इसके साथ ही पीएम स्वनिधि योजना के जरिए लोगों को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके और इस वर्ग के लोगों की वित्तीय स्थिति में सुधार हो, इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बेहतरीन काम किया है। 2 महीने के समय में मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स, रेहड़ी पटरी वालों को स्वनिधि योजना का लाभ सुनिश्चित हुआ है। कोरोना के बावजूद इतने कम समय में 4.5 लाख रेहड़ी पटरी वालों को पहचान पत्र देना, सर्टिफिकेट ऑफ वेडिंग देना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा काम है। मुझे विश्वास है कि अन्य राज्य भी मध्य प्रदेश के इस प्रयास से प्रेरणा लेकर के जरूर प्रोत्साहित होंगे। पीएम ने कहा कि इस योजना के तहत प्रक्रिया को बेहद सरल बनाया गया है ताकि योजना का लाभ उठाने के लिए रेहड़ी पटरी वाले लोगों को ज्यादा दिक्कत न उठानी पड़े। इस योजना को ऐसे ही इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके। इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइनें नहीं लगानी होगी। आप कॉमन सर्विस सेंटर में
नगर पालिका कार्यालय में, बैंक की ब्रांच में जाकर अपना आवेदन अपलोड कर सकते हैं। यही नहीं, बैंक के बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और नगर पालिका के कर्मचारी भी आपके पास आकर आपसे आवेदन ले सकते हैं। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि कोरोना काल में रेहड़ी पटरी वालों को रोजगार के लिहाज से काफी नुकसान हुआ है, जिससे उनकी आमदनी भी प्रभावित हुई है। ऐसे में पीएम स्वनिधि योजना से इन लोगों को मदद मिल सकती है। कोरोना के कारण बाजार बंद हो गए, खुद की जान बचाने के लिए लोग घरों में ज्यादा रहने लगे, तो इसका बहुत बड़ा असर ये हमारे रेहड़ी पटरी वाले भाई बहन हैं उनके कारोबार पर पड़ा। उनको मुश्किलों से निकालने के लिए ही प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना का मकसद है कि वो लोग नई शुरुआत कर सके, अपना काम फिर शुरू कर सके। इसके लिए उन्हें आसानी से पूंजी मिले। ये भी पहली बार हुआ है कि रेहड़ी पटरी वालों के लाखों लोगों के नेटवर्क को सही मायने में सिस्टम से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की कोशिश रही है कि समाज के वंचित वर्गों के विकास के लिए तत्परता से काम किया जाए। गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है, उतना पहले कभी नहीं हुआ। सरकार की योजनाओं से हर क्षेत्र के गरीब, पीड़ित, शोषित और वंचित लोगों को लाभ मिला है। कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान पहले दिन से सरकार का, देश का ये प्रयास रहा है कि गरीब की जितनी दिक्कतें हम कम कर सके, उसको कम करने के लिए सक्रिय रूप से प्रयास करें। देश ने इस दौरान हमारे देश के ऐसे जो लोग तकलीफ में थे, उनके खाने की चिंता की, राशन की चिंता की, मुफ्त गैस सिलेंडर भी दिए गए। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान चलाकर लाखों लोगों को इस दौरान रोजगार भी दिया गया। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सरकार ने शहरों में रेहड़ी पटरी वालों के उचित किराए में बेहतर आवास उपलब्ध कराने की भी एक बड़ी योजना शुरू की है। इसके अलावा एक देश एक राशन कार्ड की सुविधा के तहत देश में कहीं भी जाने पर ये सभी लोग अपने हिस्से का सस्ता राशन ले पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के अनेक रेहड़ी वालों के साथ संवाद किया। देखते हैं उनकी बातचीत के कुछ अंश। छगनलाल जी, बताइए अपने विषय में, पहले बताइए जरा, आप क्या काम करते हैं? इससे सर आपकी जो स्वनिधि का मुझे लाभ मिला है, उससे जो लॉकडाउन में जो मेरी परेशानी हुई थी और धंधा नहीं चल पा रहा था, उससे मेरा वापस नए सिरे से धंधा चालू हो चुका। दिन भर में कितने झाड़ू बना लेते हैं आप? सर ये दिन भर में करीबन 50 या 60 झाड़ू मिलके हम परिवार सहित बीवी बच्चे मिलके बना लेते हैं। सरकार जो गरीबों के लिए व्यवस्था करती है, घर की, बिजली की, गैस की, क्या आपको भी इसका कोई लाभ मिला है क्या? जी सर, हमें तो इस हर चीज का पर पूरा लाभ मिला सर। स्वनिधि योजना से सर मुझे इतना लाभ हुआ और मतलब इतना फास्ट हुआ ये मेरा काम कि जैसे मेरा जो कर्ज था मैंने वो भी चुका दिया। नमस्ते अर्चना जी। नमस्कार सर। आपके जी पतिदेव क्या करते हैं? जी सर, वो पहले ठेला चलाते थे, सब्जी का ही ठेला लगाते थे सर। पर अभी मतलब थोड़ी तबीयत खराब, स्वास्थ्य सही होने के ना कारण है ना, वो घर में ही रहते हैं सर अभी। तो सारा कारोबार आपने संभाल लिया? जी 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 तो सर। घर भी संभालती हो और टिकी सेंटर भी संभालती हो। जी शुरुआत में पैसे लगे होंगे, पूंजी लगी होगी, तो क्या किया आपने? पूंजी तो सर जो आपका ये 10,000 रुपये का लोन आया था सर, उससे मैंने सर दोबारा चालू किया। पहले मेरा लॉकडाउन में सर धंधा बंद हो चुका था, फिर मैंने ये आपके जो 10,000 का लोन मुझे बैंक से मिला, उसके बाद मैंने दोबारा चालू कर लिया। तो ये पैसा लेने में कोई दिक्कत आई क्या बैंक से आपको? दिक्कत नहीं आई। अर्चना जी, आपने बड़ी बहादुरी के साथ
ये मुश्किल समय में अपने परिवार को भी संभाला है। आप जैसी बहनें, बेटियां पूरे समाज को प्रेरित करती हैं। प्रधानमंत्री को डाल का नमस्कार सर। नमस्ते भैया। सर मैं सब्जी का ठेला लगाता हूँ, मंडी से खरीद के लाता हूँ सर कुछ, और अपने किराए से जमीन लेके उसमें सब्जी उगा के बेचता हूँ सर ठेला पे। कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ जी उससे सब्जी पर भी कुछ न कुछ तो असर पड़ा होगा, माल बेचने में भी। जी सर पड़ा था सर। वो भिंडी जो है कम रेट में बिका, लौकी, खीरा वगैरह जो बहुत कम रेट में मिला, तो सर मुझे उस टाइम पे मुनाफा नहीं हुआ। इस दौरान आपका घर और चूल्हा चलता रहे, इसके लिए सरकार ने अनेक योजना चलाई। महिलाओं के खाते में पैसे भी जमा किए, मुफ्त जैसे भी सारी सुविधाएं दी गई, राशन भी दिया। क्या आपके परिवार को इन चीजों का लाभ मिला क्या? सर आपने जो योजना चलाई है सारी योजनाओं को मेरे पास सर लाभ मिला हुआ है। तो मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आप इसका भरपूर फायदा उठाइए। जी सर। तो पीएम स्वनिधि योजना जो है वो कहीं ना कहीं रेहड़ी पटरी वालों को कारोबार से पुनः जोड़ने के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह सामने आ रही है और उन लोगों को भरोसा दे रही है जो कोरोना काल में जिनका व्यवसाय, जिनके धंधे जो है वो चौपट हो गए थे, ठप हो गए थे, उनमें फिर से एक नया विश्वास भर रही है। और कहीं ना कहीं इस योजना से उन लोगों में भरोसा जागा है कि फिर से उनकी जो जिंदगी की गाड़ी है वो पटरी पर लौट सकती है। क्या है इस योजना के उद्देश्य और स्वनिधि संवाद आज कितना महत्वपूर्ण था, ये हम इस पर चर्चा करेंगे। आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, पीएम ने आज इसके बारे में बात की और मध्य प्रदेश जो है वो एक मिसाल बनकर सामने आया है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के सभी लाभार्थियों को पीएम ने आज बधाई दी जब उनके साथ संवाद किया, उनकी समस्याओं को जाना, उनके साथ चर्चा की। स्ट्रीट वेंडर्स का भरोसा इस योजना की बहुत बड़ी ताकत है। जिन लोगों के लिए ये योजना बनी है उनका भरोसा एक बड़ी ताकत के रूप में सामने है। वहीं मध्य प्रदेश में 1 लाख से ज़्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को योजना का लाभ मिला है। तो मध्य प्रदेश ने एक मिसाल कायम की है देश के और राज्यों के सामने भी। इस योजना के क्रियान्वयन में महामारी के दौरान गरीब सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। प्रधानमंत्री ने आज फिर से उस तबके की बात की है जो कोरोना काल में सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है और गरीबों ने महामारी के संकट को सबसे ज़्यादा महसूस किया। उनके प्रति प्रधानमंत्री ने आज फिर से संवेदनशीलता दिखाई है। कोरोना के दौरान गरीबों की दिक्कतों को कम करने के प्रयास किए गए हैं। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस तबके की बात बार बार प्रधानमंत्री करते हैं और उनके बारे में सोचते हैं, उन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाते हैं। कोरोना के कारण स्ट्रीट वेंडर्स को बेहद दिक्कत हुई है, उनके रोजगार, उनके धंधे चौपट हो गए थे और स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई है। इस योजना का मकसद है कि वो तबका जो मार झेल रहा है, जिनके उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, किस तरीके से उस तक इसका लाभ पहुंचाया जाए। इस योजना को सरल बनाया गया है ताकि ज़्यादा लोग इससे जुड़ सके। हमें ध्यान देना होगा कि जिस तबके की हम बात कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा साक्षरता अगर वहाँ पर नहीं है तो किस तरीके से उन्हें एजुकेट किया जाए कि ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना का वो लाभ ले सकें। इस योजना को इसमें ऐप और वेब पोर्टल आधारित आवेदन प्रक्रिया है, तो पेपर वर्क से एक तरीके से कागज़ों से मुक्ति दी गई है और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इस योजना के डिजिटल होने से फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा इस योजना में ब्याज से पूरी तरह से मुक्ति भी मिल सकती है। एक बड़ी जो सबसे अच्छी बात है, इसमें जो है कर्ज दिया जा रहा है उससे ब्याज से मुक्ति मिल सकती है और बहुत सारी इसमें ऐसे प्रावधान दिए गए हैं जिससे फ़ायदा जो है उन लोगों को मिल सके। योजना के तहत ब्याज में 7% तक की छूट भी दी जा रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि किसी भी तरीके के दबाव में न आए और खुलकर अपना व्यापार कर सके ताकि उनकी ज़िंदगी की जो गाड़ी है वो पटरी पर लौट सके। इसके लिए ऐसे प्रावधान हैं इस योजना के अंतर्गत ताकि उन्हें इसका फायदा मिल सके। इन दिनों डिजिटल लेन देन का प्रचलन काफी बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने आज फिर इस योजना के माध्यम से कहा कि जो डिजिटल लेन देन है उसका प्रचलन बढ़ रहा है और अब इसका फायदा उस वर्ग तक भी पहुंचना चाहिए जो सबसे ज्यादा इस वक्त परेशान है, दिक्कतों का सामना कर रहा है। इसके अलावा पीएम ने ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल लेन देन करने का आह्वान किया है। डिजिटल लेन देन के आह्वान से कहीं ना कहीं पेपर वर्क से मुक्ति मिलेगी और जो पूरी प्रक्रिया है वो आसानी से जो लाभार्थी हैं उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स के लिए एक और योजना पर काम चल रहा है। कई योजना है
सहायक योजनाएं हैं जिसके माध्यम से स्ट्रीट वेंडर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाने की योजनाएं बनाई जा रही हैं ताकि पूरी तरह से समग्र लाभ और समग्र विकास उनका हो सके। स्ट्रीट वेंडर्स को अन्य योजनाओं का भी मिलेगा लाभ। ये बहुत ज़रूरी है कि सारी योजनाएं जो गरीब तबके के विकास के लिए बनाई गई हैं वो इंटरलिंक्ड हो, आपस में जुड़ी हो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाभ गरीबों को मिल सके। गरीबों के लिए जितना काम पिछले 6 साल में हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। वो तबका जो वंचित महसूस करता था, जिसे उसका सही अधिकार नहीं मिल रहा था, उसके लिए काम किया जा रहा है। उस तक हर योजना का पूरा लाभ मिल सके, उसके लिए प्रशासनिक तौर पर भी, सरकारी तौर पर भी हर संभव प्रयास किया जा रहा है। सरकार की योजना गरीबों का संबल बनकर आई है। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना सरकार की योजना गरीबों का संबल बनकर आई है। एक तरीके से इस मुश्किल वक्त में जब पूरी दुनिया जूझ रही है, तब ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे, काम धंधों से वंचित हो गए थे, उन्हें फिर से कारोबार से जोड़ा जा रहा है। 40 करोड़ से ज़्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं। किस तरीके से इस योजनाओं का और दूसरी योजनाओं का लाभार्थियों तक पूरा फायदा पहुंचे, इसके लिए 40 करोड़ से ज्यादा लोगों के बैंक खाते खुलवाए गए हैं और इस पूरी ही योजना में बैंकों की बड़ी अहम भूमिका है। इन बैंक खातों के कारण लोगों को विभिन्न सरकारी सहायता मिल रही है। वो योजनाएं जो इस तबके के लिए, इस वर्ग के लिए बनाई गई हैं, वो उन तक ठीक ढंग से पहुंचे, इसके लिए पूरी तरह से प्रशासन सक्रिय है। अब बहुत जल्द हमारे गाँव भी डिजिटल होंगे। तो जिस गाँव की और विकसित गाँव की हम कल्पना करते हैं, प्रधानमंत्री ने उसकी नींव रखी है एक तरीके से, और गांव के डिजिटलीकरण, उनको डिजिटल विकास से जोड़ने के लिए ये योजना भी अहम भूमिका निभा सकती है। हमारा संकल्प है कि हर देशवासी आत्मनिर्भर हो। तो जब आत्मनिर्भर भारत की बात होती है तो उसमें भारत का हर नागरिक शामिल होता है और उसमें गाँव के ग्रामीण निवासी और गरीब तबके का हर निवासी भी शामिल हो, इसके लिए प्रयास हो रहा है। महत्वपूर्ण है, कोरोना की वैक्सीन न आने तक इसका खतरा बना रहेगा। तो कोरोना की चुनौती अब भी मौजूद है, वो टली नहीं है। ऐसे में जो ये वंचित तबका है, रेहड़ी पटरी वाले लोग हैं, वो अपने काम धंधों से दोबारा जुड़ सके, उसके लिए सारा प्रयास है। कोरोना से स्वयं का और अपने परिवार का ध्यान रखना है। बार बार हर मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री देश के निवासियों से अपील करते हैं कि कोरोना की चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है, टली नहीं है, वो अपना ध्यान रखे। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना, आज मध्य प्रदेश के रेहड़ी पटरी वालों से प्रधानमंत्री ने स्वनिधि संवाद किया है। कैसे वो इस योजना का लाभ उठा सकते हैं और किस तरीके से जुड़ सकते हैं इस योजना से, वो पूरा संवाद किया है। और ये योजना, जैसा बार बार कहा जा रहा है, एक तरीके से उस वंचित वर्ग के लिए एक तरीके से संजीवनी बूटी साबित हो सकती है, जिनके काम धंधे कोरोना की चुनौती के वक्त में पूरी तरह से ठप हो गए हैं। तो आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सांची के सब्जी विक्रेता दालचंद कुशवाहा के प्रयासों की तारीफ की। दालचंद कुशवाहा जैविक खेती से जुड़े हैं और अपने जैविक उत्पाद ही बेचते हैं। मेरा नाम दालचंद कुशवाहा है। मैं काचिका ने खेड़ा वार्ड नंबर 12 सांची में रहता हूँ। इसकी बैंड द्वारा प्रधानमंत्री जी से मेरे को योजना प्राप्त हुई, जिससे कि मेरे को 10,000 रुपये का लोन में लगाया भारतीय स्टेट बैंक द्वारा, जिससे कि मैं सब्जी का ठेला फिर से लगा रहा हूँ और अच्छी सब्जी बेच रहा हूँ, जिससे कि मेरे को फ़ायदा हो रहा है। और ऑनलाइन की मैंने व्यवस्था करके रखी है। ऑनलाइन में सीधा मेरे पास मैसेज आ जाता है कि आपके खाते में जो है पैसा आ गया है। मेरा किस्मत है, जो सौभाग्य है, जो प्रधानमंत्री जी से मेरी बात हो पाई है, इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूँ। मैं सर कुछ ज़मीन किराए से लेके उसमें जैविक खेती करता हूँ। कम से कम केमिकल्स का यूज़ हो, अपने यहाँ पे किसी को बीमारी ना हो, सब्जी खाने से अच्छा सब्जी मिले, इसलिए मैं जैविक खेती का उपयोग कर रहा हूँ। सर माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। उनने हम गरीबों के लिए ये योजना चलाई है। उसमें कोई अपन को बार बार बैंक और बार बार किसी कार्यालय में नहीं जाना पड़ता, सिर्फ सीधे 2 दिन या 1 दिन लगता है और अपने खाते में सीधा पैसा आ जाता है। और वहीं दतिया जिले के भांडेर निवासी रवि साहू को 10,000 रुपये पीएम स्वनिधि योजना में मिले हैं। उन्होंने इसके लिए पीएम नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। हमारा कोरोना काल में जो 4 महीने ठेला बंद रहा था ना, उसके तहत प्रधानमंत्री ने, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें लाभ दिया है 10,000 रुपये का, उससे हमें बहुत लाभ हुआ, जिससे कि हमारा ठेला वापसी सुचारू रूप से चालू हो गया, और जिससे कि हम प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ।
तो मध्य प्रदेश में स्वनिधि योजना के जो लाभार्थी हैं आज उनसे संवाद किया प्रधानमंत्री ने और निश्चित तौर पर ये योजना जो है वो गरीब तबके के लिए, वंचित तबके के लिए उम्मीद की एक नई किरण बनकर सामने आई है। और इस योजना पर और अधिक बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता अरुण शर्मा। अरुण, स्वागत है आपका। निश्चित तौर पर एक संजीवनी बूटी की तरह, एक उम्मीद की नई किरण की तरह ये योजना आई है और मध्य प्रदेश जो है वो एक मिसाल बना है देश के अन्य राज्यों के सामने कि कितनी कम समय में जिस तरीके से पूरी प्रक्रिया को, इस पूरी योजना को क्रियान्वित किया है, उससे दूसरे राज्यों को भी मिसाल मिलनी चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि एक ऐसे सेंटर और स्टेट्स का एक बहुत बेटर कोऑर्डिनेशन दिखता है, क्योंकि जब पीएम स्वनिधि योजना की बात करते हैं तो ज्यादातर सारे जो स्टेट्स हैं वो ऑन बोर्ड है जहां तक लोन की सुविधा मुहैया कराने के लिए जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं। दूसरी बात की अच्छी खबर यह है कि 10 लाख से ज्यादा लोन एप्लीकेशंस पीएम स्वनिधि पोर्टल पर इस समय पर आए हैं, जिसमें से 3 लाख यानी 3.5 लाख के आसपास जो लोन एप्लीकेशंस हैं जिनको सैंक्शन कर दिया गया, यानी कि इन स्ट्रीट वेंडर्स को एक तरह से लोन दिया जाएगा। सरकार का फोकस इस बात पर है कि 50 लाख स्ट्रीट वेंडर्स इस योजना के माध्यम से इसका फायदा उठा सके। रजनी, अभी तक ये होता था कि अगर कोई गरीब व्यक्ति है, कोई स्ट्रीट वेंडर है, अगर उसे पैसों की जरूरत होती थी तो वो अमूमन साहूकार के पास जाया करता था, क्योंकि बैंक्स का कहना होता है कि अगर आपके पास कोई कोलेट्रल नहीं है, कुछ गिरवी रखने को नहीं है, या आपके पास कोई कुछ कोलेट्रल रखने को नहीं, तो आपको लोन लेने में दिक्कत होती थी या लोन नहीं मिलता था। तो ऐसे में ये लोग साहूकार की तरफ रुख करते थे और साहूकार का जो इंटरेस्ट रेट था, आप सुन के हैरान रह जाएंगे, 45% तक का, 45 से 50% के आसपास तक का इंटरेस्ट रेट लेते थे अगर वो उनको कोई लोन देते थे। लेकिन अब सरकार की जो ये लोन है, जो कि पीएम स्वनिधि योजना की अगर बात करें, इसमें एक स्ट्रीट वेंडर को एक तरह से बहुत ही कॉम्पिटिटिव रेट, इंटरेस्ट रेट पर उनको एक तरह से लोन मिलेगा और अगर वो डिसिप्लिन तरीके के साथ में पूरे लोन की भरपाई करते हैं 1 साल के टाइम ड्यूरेशन के अंदर, तो उनको एक तरह से 7% का जो इंटरेस्ट सब्सिडी है वो तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उनको कई और बेनिफिट्स मिलेंगे, जैसे कि बाद में, यानी कि लोन रीपे करने के बाद में वो 10,000 रुपए से ज्यादा का लोन फिर से ले सकेंगे अगर उनको जरूरत होगी। दूसरी बात, सरकार का इस स्कीम के माध्यम से फोकस इस बात पर है कि हम कैसे डिजिटली स्ट्रीट वेंडर्स को अपग्रेड कर सके। आज की तारीख में अगर इस योजना के बाद में कोई भी स्ट्रीट वेंडर अगर होलसेलर से कोई सामान खरीदता है और अगर उसको डिजिटल ट्रांजैक्शन करता है और सेम सामान को अगर कंज्यूमर को जो बेचता है तो कंज्यूमर से भी पैसे अगर डिजिटली एक्सेप्ट करता है, चाहे वो भीम का पेमेंट हो, भीम यूपीआई की बात करें या फिर गूगल पे की बात करें, से किसी भी मोड से एक्सेप्ट करता है तो उसको 1200 रुपए तक का कैशबैक भी मिलता है। तो एक तरह से ये योजना काफी इजी और आसान बनाई गई ताकि स्ट्रीट वेंडर्स को ऑनलाइन। अरुण, बिल्कुल आपके जवाब से एक बड़ा महत्वपूर्ण शब्द निकला है, आसान बनाइए। पूरी प्रक्रिया को इतना सरल बनाया गया है ताकि कि जिन लोगों के लिए योजना बनी उन्हें किसी तरीके की दिक्कत का सामना ना हो। दूसरी तरफ से पूरी तरह से डिजिटलीकरण की तरफ ये हमें बढ़ा रही है। इस पूरी ही प्रक्रिया में खासकर बैंकों की भूमिका बड़ी अहम होगी, क्योंकि ये योजना जिन लोगों के लिए बनाई गई है उसके बारे में पूरी जानकारी सही से उपलब्ध कराना, मुहैया कराना, उन्हें एजुकेट करना, डिजिटली एजुकेट करना, ये बड़ा महत्वपूर्ण होगा। बिल्कुल, अगर आप इसके डैशबोर्ड को देखें, क्योंकि मैं इसके डैशबोर्ड को भी देख रहा था, रिसर्च कर रहा था, तो बड़ा यूजर फ्रेंडली इसका जो वेबसाइट और वेब पोर्टल को और मोबाइल एप्लीकेशन को बनाया गया है। इसमें आप 3 स्टेप में जाकर के लोन का आवेदन कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले स्टेप में आपको जानकारी मिल जाती है कि भाई क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। दूसरे स्टेप में आप जान सकते हैं कि भाई आपको क्या क्या बेसिक डिटेल्स भरने की जरूरत है, बहुत ही बेसिक डिटेल्स, यानी कि आपकी पर्सनल डिटेल्स, क्या आप काम करते हैं, क्या बिजनेस है आपका, किस तरह की रेडी पटरी आप लगाते हैं, कितनी आपकी इनकम मोटा मोटी रह चुकी है इस कारोबार के माध्यम से, और आपको कुछ सर्टिफिकेट्स जो होते हैं, जो बेसिक डिटेल्स होती है, उसको अपलोड करना होता है। और थर्ड चरण के अंदर आप देखेंगे कि ये लोन आपका सैंक्शन होने के लिए, अप्रूवल होने के लिए बैंकों के पास चले जाता है। आप देखेंगे कि ये लोन का प्रोसेस इतना फास्ट है कि आपको 1 से 2 दिन के अंदर अंदर कई बेनिफिशियरी से जो मेरी बात हुई है वो बता रहे कि 1 से 2 दिन के अंदर भी उन लोग को लोन सैंक्शन होते हुए दिखाई दिए हैं, यानी कि बिना कोलेट्रल वाला लोन। क्योंकि ये बहुत ही एक तरह से बड़ी बात है कि अगर मेरे पास कोई कोलेट्रल नहीं है रखने को, उसके बावजूद भी मुझे अगर 10,000 रुपए तक का लोन मिल रहा है और वो भी कंप्लीटली इंटरेस्ट फ्री, आप समझ सकते हैं, क्योंकि सरकार 1200 रुपए तक का कैशबैक आपको देते, जो बैंक से प्राइवेटली आपको 1200 रुपए तक का कैशबैक दे रहे हैं, 7% का आपको इंटरेस्ट सब्सिडी है सीधे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है। तो जो एक समय पर ये लोग जब साहूकार से पैसे लेते थे 50% तक इनको इंटरेस्ट पे आउट करना पड़ता था, यानी कि जितना प्रिंसिपल अमाउंट लिया नहीं है, जितना हमने नकद उधार नहीं लिया, उससे ज्यादा का इनको इंटरेस्ट की भरपाई करनी पड़ जाती थी। लेकिन आज की तारीख में इनको काफी एक तरह से कह सकते हैं इंटरेस्ट फ्री ही लोन मिल रहा है पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से, और इस पूरे वेब पोर्टल को काफी आसान बनाया गया है। जो लोग फिर भी अगर टेक्नोलॉजिकली अपग्रेड नहीं है, वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट्स या फिर बैंक में जाकर संपर्क कर सकते हैं और इस योजना का फायदा उठा सकते हैं, ताकि इस इकोनॉमी को जो रिस्टार्ट हो रही है उसमें वो लोग भी अपना योगदान दे सके। तो काफी
बेहतरीन योजना है जहां तक पीएम स्वनिधि की बात की जाए, अपने आप को रीस्टार्ट करने के लिए वर्किंग कैपिटल के लिहाज से। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर एक नज़ीर बनकर ये योजना सामने आ रही है। बिचौलियों से मुक्ति मिली है रेहड़ी पटरी वालों को, और भी बहुत ज़्यादा लाभ है। और सबसे अच्छी बात यह है कि दूसरी इतर जो योजनाएं चल रही हैं इस वंचित तबके के विकास के लिए, चाहे वो शहरों के गरीब हो, चाहे वो गाँव के गरीब हो, उन योजनाओं का भी समग्र लाभ मिल सके, उसके ऊपर भी इस योजना का जोर है। बिल्कुल रजनी, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस कोरोना काल के अंदर सरकार का फोकस इसी बात पर रहा है कि जो गरीब तबके का लोग है, जो कि गरीब लोग हैं, उनको कहीं ना कहीं राहत दी जा सके। सरकार ने देखिए एक तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की शुरुआत की, जिसमें जो गरीब तबके के लोग हैं 80 करोड़ के आसपास लोगों को गेहूं, चावल और चना मिलेगा नवंबर तक की अगर बात की जाए। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना की शुरुआत की। इसमें जो जितने जो राज्य हैं उनकी अगर बात की जाए तो वहां पे जो लोग माइग्रेंट लेबर्स वापस गए हैं अपने अपने राज्यों में, तो वहां उनको अन्य अन्य इनिशिएटिव जो सरकार के हैं, जो भी योजनाएं, उनके तहत रोजगार मिलेगा। चाहे वो हाउसिंग योजना की बात कर लीजिए, चाहे फिर सड़क निर्माण की बात कर लीजिए, तो उनमें उनको रोजगार मिलेगा, उनको एक तरह से जॉब एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। साथ ही साथ सरकार ने इस बात को भी इंश्योर किया कि स्वनिधि योजना जैसी स्कीम के माध्यम से अगर कोई अपना खुद का व्यापार कर रहा है, कोई रेहड़ी पटरी वाला है, वो वापस से अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है और उसको कुछ वर्किंग कैपिटल या कैश की पैसों की जरूरत होती है, तो वो बड़े ट्रांसपेरेंट मैनर से पूरी तरह से ऑनलाइन मॉनिटर कर सकता है, ऑनलाइन आवेदन कर सकता है और ऑनलाइन ही उसके अकाउंट में पैसे क्रेडिट हो जाएंगे। बिल्कुल अरुण, निश्चित तौर पर वो तबका जो देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में एक बड़ी भूमिका अदा करता है, लेकिन कहीं ना कहीं भरोसा उसके पास नहीं था। वो भरोसा आज इस योजना के माध्यम से उस तबके को दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया अरुण आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुख करते हैं अगली खबर का। विदेश मंत्री एस जयशंकर रूस के मॉस्को में आज और कल होने वाली शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक में भाग लेंगे। विदेश मंत्री परिषद की ये तीसरी बैठक होगी, जिसमें भारत शंघाई सहयोग संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होगा। इससे पहले अप्रैल 2018 में बीजिंग और मई 2019 में बिश्केक में 2 बैठकें हुई थी। रूस में विदेश मंत्री परिषद की बैठक में आगामी SCO शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा भी की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श भी होगा। बैठक में SCO सदस्य देशों के विदेश मंत्री संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ के संदर्भ में प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। बैठक में कई आवश्यक विदेश नीति के मुद्दों के साथ साथ कोविड-19 महामारी के वैश्विक राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिणामों पर काबू पाने के लिए फैसले किए जाएंगे। तो SCO विदेश मंत्री परिषद की आज बैठक हो रही है और विदेश मंत्री एस जयशंकर मॉस्को में हो रही इस बैठक में होंगे शामिल, भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। विदेश मंत्री परिषद की तीसरी बैठक में भारत पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होगा। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। भारत इस बैठक में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हो रहा है। इससे पहले अप्रैल 2018 में बीजिंग और मई 2019 में भी बिश्केक में ये बैठक हो चुकी है। तो SCO विदेश मंत्री परिषद की बैठक आगामी SCO शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा होगी। जो आगामी शिखर सम्मेलन हो रहा है उसकी महत्वपूर्ण बिंदु हो सकते हैं, उसके ऊपर भी विचार विमर्श हो सकता है। इसके अलावा कई अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। जो एशिया जो है वो पूरे ही दुनिया की उस पर नज़र है और यहाँ पर जो भी उठापटक चल रही है उसको लेकर चर्चा हो सकती है। UN की 75वीं वर्षगांठ के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा आवश्यक विदेश नीति के अलावा कोविड-19 महामारी पर होगी चर्चा। कैसे दुनिया कोविड-19 महामारी से दुनिया के तमाम देश जो जूझ रहे हैं कैसे एक साथ बढ़ सकते हैं उससे निपटने के लिए, और महामारी के वैश्विक राजनीतिक और सामाजिक आर्थिक परिणामों पर काबू पाने पर होंगे फैसले। ये बड़ा अहम विषय है जिस पर SCO की तमाम देश जो हैं वो विचार विमर्श करेंगे। और रूस की अध्यक्षता में भारत SCO बैठक में भाग ले रहा है। रूस की अध्यक्षता हो रही है, रूस मेजबान देश है, बड़ा महत्वपूर्ण है। और SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में राजनाथ सिंह हुए थे शामिल। अगर बैकग्राउंड की बात करें, थोड़ा पीछे जाएं तो रक्षा मंत्री भी इस बैठक में शामिल हो चुके हैं और SCO रक्षा मंत्री की बैठक में राजनाथ सिंह ने चीन को कड़ा संदेश दिया था। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंच से इस विषय पर बार बार भारत संदेश दे रहा है, क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए आक्रामक तेवर को खत्म करना जरूरी है। तो रक्षा मंत्री इस मंच से चीन को समझा चुके हैं, संदेश दे चुके हैं। भारत आतंकवाद की निंदा करता है और उन लोगों को
की भी जो इसका समर्थन करते हैं। तो एक बार फिर से एक बड़े मंच से भारत ने आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होने की प्रतिबद्धता दिखाई है और एक दूसरे के प्रति विश्वास, गैर आक्रामकता और संवेदनशीलता का माहौल एससीओ क्षेत्र की शांति, स्थिरता और सुरक्षा के लिए अहम है। इस पूरे क्षेत्र में शांति कैसे कायम की जा सके, इस पर भारत का जोर है। बैठक से इतर राजनाथ सिंह ने चीनी समकक्ष से मुलाकात की थी, उनके साथ वार्ता हुई थी। साफ संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए तैयार है। भारत हमेशा बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन देश की सेना भी तैयार है। स्वदेश वापस लौटते हुए तेहरान में ईरानी समकक्ष से भी राजनाथ सिंह मिले थे, उनसे भी बातचीत हुई थी और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी अपने ईरानी समकक्ष से मुलाकात की थी। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं भारत की रणनीति को लेकर। जवाद ज़रीफ से द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की थी और क्षेत्रीय घटनाक्रम का जायजा लिया था। इस द्विपक्षीय यात्रा में जो भी क्षेत्रीय मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की, उसको लेकर उनके साथ विचार विमर्श किया था। तो ये बड़ी अहम बैठक है और जो भी उथल पुथल चल रही है, जो भी संवाद चीन के साथ स्थापित करना है, उसको लेकर भी ये बैठक जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में शंघाई सहयोग संगठन के विदेश मंत्रियों की परिषद की बैठक से इतर किर्गिस्तान के विदेश मंत्री चिंगिस एट्राबेकोव के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में दोनों विदेश मंत्रियों ने द्विपक्षीय और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर चर्चा की और सभी क्षेत्रों में रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने पर सहमति जताई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किर्गिस्तान के विदेश मंत्री का कोविड-19 महामारी के दौरान भारतीय नागरिकों की स्वदेश वापसी में मदद करने के लिए धन्यवाद भी जताया। और हमारे साथ इस विषय पर जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता अभिषेक झा। अभिषेक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एससीओ की बैठक बड़ी अहम बैठक है ये, क्योंकि हर मंच से भारत एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर संदेश देने की कोशिश कर रहा है। इस मुद्दे के अलावा इस बैठक में और क्या रणनीति हो सकती है? अब देखिए रजनी, ये बहुत प्रमुख मौका होगा जब भारत एशिया के जो अपने प्रमुख पड़ोसी देश हैं और जो मध्य एशिया के देश हैं, उनके साथ मिलकर इस क्षेत्र के जो तमाम सुरक्षा के मामले हैं, व्यापार और वाणिज्य के मामले हैं और जो भी अभी हमारे दुनिया भर में एक वैश्विक महामारी का दौर चल रहा है, वो जो कि एक सबके लिए एक समान संकट के रूप में आया है, उन तमाम कॉमन कंसर्न्स को कैसे एड्रेस किया जाए और कैसे उनका निदान ढूंढा जाए, इस पर एक अपना विजन रख सकता है, अपना एक स्टेटमेंट रख सकता है। ये मीटिंग इसलिए भी खास है क्योंकि आने वाले महीने में, नवंबर के आखिर में, ऐसा माना जा रहा है कि भारत में एससीओ के जो मेंबर्स हैं उनके हेड ऑफ स्टेट्स की मीटिंग होगी। तो इस स्थिति में उस मीटिंग में क्या कुछ होगा, किस प्रकार से भारत एक होस्ट के रूप में किस प्रकार से अपने सभी मेंबर्स का ख्याल रखे और क्या कुछ नीतियां हो सकती हैं, कौन से ऐसे मुद्दे हैं दुनिया के और क्षेत्र के जिन पर उस बैठक में विचार होना चाहिए, उन सारी बातों का एक ब्लूप्रिंट आज की इस मीटिंग में तैयार होगा। आपको बता दूं कि इससे पहले भी एससीओ सेक्टोरल मीटिंग्स करता रहा है, अलग अलग मिनिस्ट्रीज अलग के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ बैठक होते रही है, जिसमें कि आने वाली जो हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग होगी उसके लिए एक जो बिंदुवार तरीके से तैयार किया जाता है मुद्दा की कौन कौन सी चीजों पर डिस्कशन होना चाहिए। इसके अलावा जो एक महत्वपूर्ण बात होगी कि इस वक्त एससीओ की मीटिंग में जयशंकर हमारे विदेश मंत्री के सामने चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी होंगे, पाकिस्तान के विदेश मंत्री भी वहां पर हैं। तो एक प्रकार से भारत के पास ये एक अवसर भी होगा जब भारत अपने जो पाकिस्तान के साथ जो भारत की परेशानियां हैं, आतंकवाद का मुद्दा है, उनको भी किसी तरीके से वहां पर वो उठा सकता है और अपने जो सेंट्रल एशिया के तमाम देश हैं, रूस है, उसको उसके सबके सामने पाकिस्तान के बारे में इस तरीके की बातें हो सकती हैं। चीन का एक एक्सपेंशनिज्म या चीन की जो विस्तारवादी नीति है, जिसकी वजह से यहाँ पर भारत चीन सीमा पर एक तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसके बारे में भी वहां पर कुछ चर्चा हो सकती है। लेकिन किसी एससीओ मंच पर ऐसी चर्चा होगी, इस बात की संभावना कम है क्योंकि ये एक बायलैटरल फोरम नहीं है। ये जरूर है कि विदेश मंत्री रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लैवरोव के साथ उनकी मुलाकात तय है और माना जा रहा है कि वो चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ भी मुलाकात करेंगे। तो वार्ताओं का एक गहन दौर चलने वाला है आज और कल के बीच में, जिसमें भारत अपने तमाम जो कंसर्न्स हैं वो अपने सभी मित्र देशों के साथ वहां पर और जो एससीओ के अन्य मेंबर्स हैं उनके साथ भी वहां पर रखना चाहेगा। बिल्कुल, तो एक बड़े मंच पर फिर से भारत अपनी बात उठा सकता है और जो आगामी शिखर सम्मेलन है उस पर तो चर्चा होगी, लेकिन कई महत्वपूर्ण द्विपक्षीय वार्ताएं भी यहाँ हो सकती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका इससे तमाम जानकारी के लिए।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में गिरफ्तार अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को मुंबई के भायखला जेल में शिफ्ट किया गया है। उनकी लीगल टीम जल्द ही बेल के लिए सेशन कोर्ट जाएगी। रिया को कल गिरफ्तार करने के बाद एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया गया था और 14 दिन की न्यायिक हिरासत मांगी गई थी। कोर्ट ने एनसीबी को इसकी मंजूरी दे दी है। रिया पर धारा 27A लगी है। इस धारा में 10 साल कैद की सजा है। 27A में अवैध ड्रग ट्रैफिकिंग में पैसे के लेन देन का मामला आता है। इसमें अपराधियों को दंडित करने के लिए 10 साल तक सजा का प्रावधान है। वहीं दूसरी ओर रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य गिरफ्तार आरोपियों की आज मेडिकल जांच की गई। आज इन आरोपियों की एनसीबी कस्टडी खत्म हो रही है। आज इन्हें कोर्ट में भी पेश किया जा रहा है। इन सभी आरोपियों को एनसीबी ने सुशांत सिंह राजपूत के इस मामले में ही गिरफ्तार किया था। तो एक बड़ा ड्रग एंगल जो है वो निकलकर सामने आया है और तमाम गिरफ्तारियां जो हैं उसी को लेकर हुई हैं। और मुंबई में बीएमसी ने आज अभिनेत्री कंगना रनौत के बांद्रा स्थित बंगले में अवैध निर्माण को गिरा दिया। इससे पहले बीएमसी ने बंगले के बाहर बीएमसी की कार्रवाई की जानकारी देते हुए दूसरा नोटिस लगाया था। बीएमसी की टीम बुलडोजर और उत्खनन वाली मशीनें लेकर बांद्रा के पाली हिल बंगले पर पहुंची और महानगर पालिका की बिना मंजूरी के इमारत में की गई फेरबदल वाले ढांचे को उसने गिरा दिया। इस बीच कंगना रनौत मुंबई पहुंच गई हैं। कंगना रनौत की याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। कंगना रनौत के वकील ने उनकी संपत्ति में बृहन मुंबई नगर निगम के तोड़फोड़ करने के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। तो पिछले कुछ महीने हिंदी फिल्म जगत के लिए बड़े उथल पुथल से भरपूर रहे हैं। हमारे संवाददाता मुंबई से शिशिर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। रिया भी गिरफ्तार हो गई हैं। शिशिर, आपके पास पहुंचेंगे। आज कंगना पहुंची मुंबई, लेकिन सबसे पहले रिया की गिरफ्तारी की बात करते हैं। कल उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद शौविक और उनके जो दूसरे लोग गिरफ्तार किए गए हैं, आज कोर्ट में उनकी पेशी होने वाली है। बिल्कुल, देखिए एनसीबी ने जब से ही ये केस संभाला है तब से उन्होंने जो ड्रग एंगल है वो कहीं ना कहीं खोजने की कोशिश पूरे केस में की है। फिर चाहे वो रिया हो या फिर रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती, सैमुअल मिरांडा, दीपेश सावंत, इन सभी से जो है पूछताछ इससे पहले की थी। रिया से लगभग 3 दिन लगातार एनसीबी पूछताछ कर रही थी। उनके सवाल थे, हालांकि कुछ सवाल से सेटिस्फाई एनसीबी नहीं हुई। हालांकि उन्होंने कल कोर्ट में ये सभी चीजें रखी और रिया को जुडिशियल कस्टडी हुई है। हालांकि जुडिशियल कस्टडी इससे पहले अगर देखा जाए तो रिया ने अपने वकील द्वारा ये कहा है कि उसके लिए वो जरूर उसके अगेंस्ट के जो है कोर्ट में जाएगी, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट ने उनको जो है जुडिशियल कस्टडी दी है। हालांकि अब रिया जो है भायखला जेल में ट्रांसफर कर दिया गया है। क्योंकि कल रात को ये केस आया था तो एनसीबी ने कहा था कि कल उनको जो है भायखला जो है जो कोर्ट है वहां पर मूव किया जाएगा। उसके मुताबिक आज रिया को जो है भायखला कोर्ट में मूव किया गया। वही उनके भाई शौविक चक्रवर्ती और अन्य जो उनके साथी है उनकी कस्टडी आज 9 सितंबर को जो है खत्म हो रही है। इसके लिए भी जो है अगर देखा जाए एनसीबी जो है कोर्ट में खटखड़ा सकती है, दरवाजा खड़ा सकती है। उसकी जांच इस वक्त जारी है, तो ऐसे में ये भी कहा जा सकता है कि एनसीबी जो है उनकी कस्टडी भी मांग सकती है। लेकिन अब तक जो है इसके बारे में कोई कार्रवाई एनसीबी की तरफ से नहीं हुई है। अब तक कोर्ट में कार्रवाई शुरू नहीं हुई है। वही दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे हम कह रहे हैं कि कंगना के केस में हमने देखा कि महाराष्ट्र में कल इस पूरे केस में अगर देखा जाए सियासत होती दिखाई दे रही है। चूंकि महाराष्ट्र में सिर्फ 2 दिन का सत्र था, अगर देखा जाए मानसून सत्र, लेकिन इन 2 दिनों के सत्र में भी जो कल का दिन था उसमें भी जो है महाराष्ट्र के सदन में ये जो कंगना का मुद्दा है वो गूंजा था। और शिवसेना के कुछ विधायक थे, उन्होंने मांग की थी कि कंगना पर जो है प्रिविलेज मोशन जो है विशेषाधिकार हनन का जो है मामला जो है सदन में लाया जाए और उसके ऊपर कार्रवाई की जाए। हालांकि इससे पहले हमने देखा कि बीएमसी ने जो है कंगना के घर पर जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन का नोटिस जो है बीएमसी लगाया था। हालांकि कुछ ही घंटे दिए थे। बीएमसी को यह बात पता थी कि कंगना जो है मुंबई में नहीं है, बावजूद इसके कुछ ही घंटों में कंगना जी को जो रिप्लाई जो है दायर करने बोला था। लेकिन जिस प्रकार से आज बीएमसी ने ये पूरा डिमोलिशन किया गया है, इसमें एक मुद्दा ये भी उठता है कहीं ना कहीं कि जिस प्रकार से मुंबई हाईकोर्ट ने ये पहले कहा था कि जो है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन अगर होगी तो ही डिमोलिशन होगा, उसके लिए कोर्ट की परमिशन लेनी जरूरी होगी। ये कहीं ना कहीं कोर्ट का एक फैसला था।
चूंकि अब बीएमसी ने डिमोलिशन किया है और हम देख पा रहे हैं कि कंगना इस वक्त बॉम्बे हाईकोर्ट जा चुकी है इस डिमोलिशन के खिलाफ। अब कोर्ट के पाले में ये गेंद है, कोर्ट किस प्रकार से फैसला लेगी। दोनों दलीलें जो है कोर्ट सुनेगी, बीएमसी के द्वारा भी और कंगना के द्वारा भी, क्योंकि कंगना ने ट्वीट करके ये कहा था कि जिस प्रकार से ये कार्रवाई की गई है, ये कार्रवाई ठीक नहीं है, ये कार्रवाई इलीगल है। दूसरी ओर बीएमसी का अगर दावा देखा जाए, बीएमसी ने जब ये नोटिस चिपकाया था तो उस नोटिस में बीएमसी ने कहा था कि कंगना का जो स्ट्रक्चर है बांद्रा का पाली हिल वाला, उसमें कुछ जो है इलीगैलिटीज है और इसीलिए वो कंस्ट्रक्शन जो है, अगर कंगना ने तयशुदा वक्त में जवाब नहीं दिया तो उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा, जिसके मुताबिक आज जो है बीएमसी ने वहां पर कार्रवाई की है। बिल्कुल शिशिर, क्या जो अवैध निर्माण की बात कही है बीएमसी ने, उसको लेकर अभी इस घटना के बाद जो नोटिस दिया है, उसके पहले क्या अतीत में कंगना को कोई नोटिस दिया गया था? अब कंगना कोर्ट पहुंच चुकी है और कह चुकी हैं कि ये जो गिराया गया है उनका अवैध निर्माण कहकर जो निर्माण गिराया गया है वो पूरी तरह से गलत है। जी, हालांकि इस बारे में अगर देखा जाए तो बीएमसी ने इससे पहले ही कंगना को कहा, जैसे नोटिस जो दिया था, इस नोटिस में बीएमसी ने साफ कर दिया था कि जो इलीगल स्ट्रक्चर्स है, कौन से इलीगल स्ट्रक्चर्स है। मतलब अगर घर की हम बात करें तो इंटीरियर की बात करें, किस प्रकार से इंटीरियर में जो है इलीगैलिटीज है, और साथ ही साथ फिर बालकनी हम बात करें तो इन छोटी छोटी चीज़ों का जिक्र उस नोटिस में किया गया था। बीएमसी ने हालांकि ये साफ भी कर दिया था और इसीलिए बीएमसी ने कुछ वक्त भी दिया था कंगना को, लेकिन कंगना चूंकि इस वक्त महाराष्ट्र में नहीं है, मुंबई में नहीं है, इसके बावजूद जो है बेहद कम समय का वक्त दिया बीएमसी ने दिया था। उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर आप तयशुदा वक्त में जवाब नहीं देंगी तो हम इसके ऊपर एक्शन लेंगे, ऐसा नोटिस में जो है कहा गया था। हालांकि जैसे ही नोटिस मिला था कंगना ने इस बारे में अपनी प्रतिक्रिया दी थी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा है, जिस प्रकार से बीएमसी जो एक्शन ले रही है। बावजूद इसके बीएमसी ने जैसे ही वक्त खत्म हुआ, जो मियाद दी थी बीएमसी ने, वो खत्म होने के बाद बीएमसी ने जो इलीगल स्ट्रक्चर किया। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, इसमें पूरे में अगर देखा जाए मामले में तो इसमें मुंबई हाईकोर्ट का भी एक वर्डिक्ट हमको ध्यान देना पड़ेगा, जिसमें हाईकोर्ट ने यह कहा है कि चूंकि इस वक्त अगर देखा जाए महाराष्ट्र में, मुंबई में कोरोना की सिचुएशन है, तो ऐसे में जो इलीगल स्ट्रक्चर भी डिमोलिश करने होंगे तो उसके लिए भी प्रावधान बॉम्बे हाईकोर्ट ने बनाए हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि अगर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आती है तो जो है परमिशन के साथ जो है बीएमसी डिमोलिश कर सकती है। तो अब ये देखना होगा कि क्या ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है या नहीं है। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पर डिमोलिशन किया है, ये भी बीएमसी को जो है बोलना पड़ेगा मुंबई हाईकोर्ट में। निश्चित तौर पर जो गेंद है वो अब अदालत के पाले में है और जो अवैध निर्माण गिराने की जो पूरी प्रक्रिया है वो सही है या गलत है वो अब उसे अदालत तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और आप नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों। भारत में कोरोना मरीजों के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की बदौलत अब तक ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 33,98,000 से ऊपर हो गई है। देश में कोरोना से रिकवरी दर सुधरकर 77.77% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 74,894 मरीज ठीक हुए हैं। वहीं मृत्यु दर भी घटकर 1.69% हो गई है। पिछले 24 घंटों में 11,54,000 से ज्यादा कोविड नमूनों की जाँच हुई है। और देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर 1.7% से कम है और इस कम मृत्यु दर को भी भारत लगातार सुधारने की कोशिश कर रहा है। देश में कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर वैश्विक औसत 3.28% की तुलना में बेहद कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने ट्वीट कर कहा है कि हमारा लक्ष्य 1% से कम का राष्ट्रीय CFR यानी मृत्यु दर हासिल करना है। देश में अभी 17 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जहां कोविड-19 से होने वाली मृत्यु दर 1% से कम है, जिसमें मिजोरम, दमन और दीव, दादर और नगर हवेली, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, असम, केरल, ओडिशा में मृत्यु दर जो है वो आधे % से भी कम है। ये सब मानक उपचार प्रोटोकॉल के कारण संभव हो सका है। और कोरोना महामारी के कारण 171 दिन निलंबित रही दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन और पिंक लाइन पर सेवा आज से बहाल कर दी गई है। पहले चरण में इन लाइनों पर ट्रेनें सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक चलेंगी। दिल्ली मेट्रो ने संचालन के समय में कटौती के साथ सोमवार से येलो लाइन पर सेवा पहले ही बहाल कर दी थी। कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के कारण 22 मार्च से ही दिल्ली NCR में मेट्रो सेवा रोक दी गई थी। रैपिड मेट्रो और येलो लाइन पर सोमवार को संयुक्त रूप से
से करीब 15,500 लोगों ने यात्रा की थी। वहीं मंगलवार को करीब 17,600 लोगों ने सफर किया था। बीएमआरसी ने लोगों से बेहद जरूरी होने पर ही मेट्रो का इस्तेमाल करने की अपील की है। और मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में यात्रियों के चेक इन के लिए संपर्क रहित प्रणाली शुरू की गई है, जिसमें QR कोड का प्रयोग किया जाएगा। प्रशासन ने बताया कि ये प्रणाली नगर विमानन मंत्रालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप है। जनता दल यूनाइटेड के राज्यसभा सांसद हरिवंश ने आज ऊपरी सदन में उपसभापति के लिए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर अपना नामांकन भरा है। इस बीच राज्यसभा के उप सभापति के चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने राज्यसभा सांसदों को व्हिप जारी किया। 14 सितंबर के लिए जारी किए गए व्हिप सभी सांसदों से मौजूद रहने को कहा गया है। और इस विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा। शैलेंद्र, स्वागत है आपका। क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास इस विषय पर? व्हिप जारी किया गया है सांसदों को। बिल्कुल, बीजेपी ने अपने राज्यसभा के सांसदों को व्हिप जारी कर कहा है कि 14 सितंबर को वो राज्यसभा में मौजूद रहे। जानते हैं कि 14 सितंबर से सत्र की शुरुआत होने जा रही है, संसद के मानसून सत्र की शुरुआत होने जा रही है, जो 1 अक्टूबर तक चलेगा। ऐसे में पहले ही दिन राज्यसभा के उपसभापति पद का चुनाव होगा। एनडीए की तरफ से जो नामांकन है, जनता दल यूनाइटेड के जो राज्यसभा सांसद हैं हरिवंश, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। तो ऐसे में बीजेपी ने अपना व्हिप जारी करके सभी सांसदों से कहा है पार्टी के कि वो सदन में मौजूद रहें अगर चुनाव की स्थिति आती है। क्योंकि हम जानते हैं कि विपक्षी दलों की तरफ से इस तरह की खबरें आई हैं कि उम्मीदवार सामने रखा जा सकता है। ऐसे में देखना होगा कि 11 तारीख तक जब तक नामांकन दाखिल करने का समय है, क्या विपक्ष की तरफ से कोई उम्मीदवार सामने आता है। तो ऐसे में चुनाव हो सकता है पहले ही दिन मानसून सत्र के 14 तारीख को, जिसमें राज्यसभा के बीजेपी के सभी सांसदों को व्हिप जारी कर कहा गया है कि वो मौजूद रहे। तो बहुत रोचक होगा है देखना, क्योंकि आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तरफ से राज्यसभा के जो सांसद हैं जेडीयू के हरिवंश, उन्होंने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। रुक करते हैं अगली खबर का। सुप्रीम कोर्ट ने आज नीट 2020 की परीक्षा के आयोजन पर रोक लगाने के लिए दायर नई याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले भी परीक्षा पर रोक लगाने के लिए कई पुनर्विचार याचिकाएं खारिज कर दी थी। इससे ये साफ हो गया है कि नीट परीक्षा 2020 अपने तय समय अनुसार 13 सितंबर को ही आयोजित की जाएगी। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा स्थगित कराने के तमाम विरोधों के बीच हाल ही में 1 सितंबर से 6 सितंबर तक जेईई मेन की परीक्षा आयोजित की थी। इस परीक्षा में करीब 8 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। वहीं दूसरी ओर नीट परीक्षा के लिए 15 लाख से ज्यादा छात्रों ने पंजीकरण किया है। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरें। और अर्थ जगत से जुड़ी खबरें हम तक पहुंचा रही हैं जया। शुक्रिया रजनी। तो हम बात करें अगर आर्थिक जगत की, तो कच्चे तेल के दाम में भारी गिरावट आई है। बेंचमार्क कच्चा तेल ब्रेड क्रूड का भाव $40 प्रति बैरल से नीचे आ गया है, जो कि जून के बाद का सबसे निचला स्तर है। वहीं अमेरिकी लाइट क्रूड WTI की कीमत $36 प्रति बैरल पर आ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेड क्रूड में बुधवार को लगातार 6ठे दिन भी नरमी के साथ कारोबार चल रहा था। कोरोना का कहर दोबारा गहराने से दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों पर पड़ने वाले असर से तेल की खपत की मांग में नरमी की आशंका के बीच कीमतों में गिरावट आई है। ऐसे में देश में भी हम पेट्रोल डीजल के दामों में हम राहत की उम्मीद कर सकते हैं। और अगर बात करें सेंसेक्स की, तो वैश्विक बाजारों में बिकवाली का दबाव बनने से घरेलू बाजारों में भी बुधवार को गिरावट का रुख रहा और शुरुआती कारोबार में मुंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 250 अंक से अधिक गिर गया। सूचकांक में बड़ा वजन रखने वाले HDFC बैंक, ICICI बैंक और ITC के शेयरों में गिरावट रही। कारोबार के शुरुआती दौर में BSE का 30 शेयरों का आधारित सेंसेक्स
करीब 255 अंक यानी 0.67% गिरकर 38,110 अंक और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी सूचकांक 79 अंक यानी कि 0.70% गिरकर 11,238 के आसपास रहा। और इस समय अगर हम बात करें तो बीएसई सेंसेक्स 38,113.54 और निफ्टी 11,243.35 के आसपास कारोबार कर रहा है। तो आर्थिक जगत खबरों में आज फिलहाल इतना ही। चलते हैं रजनी के पास। शुक्रिया जया, अर्थ जगत की इन तमाम खबरों के लिए। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए बन रही वैक्सीन पर तेजी से काम चल रहा है, लेकिन इन सबके बीच एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को वैक्सीन के ट्रायल को रोकना पड़ा है। मानव परीक्षण में शामिल एक व्यक्ति के बीमार पड़ने से इस पूरी प्रक्रिया को रोका गया है। एस्ट्राजेनेका ने कहा है कि ये एक रूटीन रुकावट है क्योंकि परीक्षण में शामिल व्यक्ति की बीमारी के बारे में अब तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वैक्सीन के ट्रायल पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं। इस वक्त दुनिया भर में करीब 1 दर्जन जगहों पर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है, लेकिन जानकारों की माने तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का ट्रायल सबसे आगे है। और भारत ने अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह के काफिले पर कायरतापूर्ण आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने ट्वीट कर इस हमले में शहीद हुए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों की जल्द ठीक होने के लिए प्रार्थना की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए वहां आतंकी ढांचे को नष्ट करने और इसके प्रायोजकों को मिटाने की लड़ाई में अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। और ग्रीस के लेस्बोस द्वीप पर स्थित एक भीड़ भाड़ वाले मोरिया प्रवासी शिविर में आज सुबह आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। टेंट में आग लगने की वजह से लोगों को मजबूरन शिविर को खाली करना पड़ा। आग लगने के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। मोरिया शिविर की आबादी करीब 12,000 है। इसके आकार के हिसाब से करीब 4 गुना ज्यादा लोग यहाँ रह रहे हैं। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रवासियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। लोग रात के अंधेरे में अपना सामान हाथों में लिए शिविर छोड़कर जाते नजर आए। 9 दमकलों और 28 दमकल कर्मियों सहित स्वयंसेवकों की मदद से आग पर काबू पाया गया। विभिन्न सहायता समूहों ने अक्सर शिविर की खराब आवासीय परिस्थितियों की आलोचना की है। गौरतलब है कि शिविर पिछले हफ्ते कोविड-19 के मामले आने के बाद क्वारंटीन कर दिया गया था। यहां संक्रमण के अब तक 35 मामले सामने आए हैं। लेस्बोस तुर्की तट के करीब है, जो 2015-16 के दौरान यूरोप के लिए शरणार्थियों और प्रवासियों के आने जाने का एक बड़ा जरिया रहा है। कोरोना वायरस महामारी के बाद 1 मार्च से यहां पहुंचने वाले हर प्रवासी को कैंप से दूर क्वारंटीन किया गया है। और अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और खेल की दुनिया से हमें जोड़ेंगे गौरव। शुक्रिया रजनी। खेल की खबरों की शुरुआत करेंगे यूएस ओपन की खबर के साथ, जहां जापान की नाओमी ओसाका ने यूएस ओपन के सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। ओसाका ने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में अमेरिका की शेल्बी रोजर्स को 6-3, 6-4 से हराया। वहीं अमेरिका की जेनिफर ब्रैडी ने भी सेमीफाइनल में अपना स्थान पक्का किया। ब्रैडी ने पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के अंतिम 4 में प्रवेश किया। ब्रैडी ने सेमीफाइनल मुकाबले में कजाकिस्तान की यूलिया पुतिनसेवा को 6-3, 6-2 से पराजित किया। ब्रैडी अब सेमीफाइनल मुकाबले में नाओमी ओसाका से भिड़ेंगी। वहीं पुरुष वर्ग में जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव भी क्वार्टर फाइनल की बाधा को पार करने में सफल रहे। ज़्वेरेव ने क्रोएशिया के बोर्ना कोरिक को 1-6, 7-6, 7-6, 6-3 से मात दी। ज़्वेरेव ने यूएस ओपन में पहली बार सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। स्पेन के पैब्लो कैरुना बुस्टा भी अंतिम 4 में पहुंचे। बुस्टा ने क्वार्टर फाइनल में कनाडा के डेनिस शापोवालोव को 3-6, 7-6, 7-6, 0-6 और 6-3 से हराने में सफलता हासिल की।
तो ये दोनों ही मुकाबले काफी संघर्षपूर्ण रहे। अब बात करते हैं फुटबॉल की, जहां क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पुर्तगाल की ओर से खेलते हुए मंगलवार को एक नई उपलब्धि अपने नाम की। रोनाल्डो ने नेशंस लीग में स्वीडन के खिलाफ गोल कर पुर्तगाल के लिए कुल 100वां गोल दागा। पुर्तगाल ने मंगलवार को नेशंस लीग के मुकाबले में स्वीडन की टीम को 2-0 से हराया। ये दोनों ही गोल रोनाल्डो ने किए। इस गोल के साथ ही रोनाल्डो ने ईरान के अली डेई के क्लब में खुद को शामिल कर लिया है, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 100 या इससे ज्यादा गोल किए हैं। तो वाकई रोनाल्डो के लिए एक बड़ी उपलब्धि। तो वाकई रोनाल्डो के लिए ये बड़ी उपलब्धि। लेकिन खेल की खबरों में फिलहाल अब बात करते हैं इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच की। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 T20 मैच की सीरीज को 2-1 से अपने नाम कर लिया है। हालांकि इंग्लैंड की टीम को मंगलवार को खेले गए सीरीज के आखिरी T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के हाथों 5 विकेट से हार का मुंह देखना पड़ा। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। इंग्लैंड की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 145 रन बनाए, जिसके जवाब में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लक्ष्य को 19.3 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 146 रन बनाकर हासिल कर लिया। ऑस्ट्रेलिया की ओर से कप्तान एरॉन फिंच और मिशेल मार्श ने 39 रन की पारी खेली। मिशेल मार्श मैन ऑफ द मैच रहे, वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज इंग्लैंड के जोस बटलर रहे। इस जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया की बड़ी बात यह भी रही कि उसने T20 की रैंकिंग में दोबारा नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली। तो वाकई एक बड़ी कामयाबी ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब ये थी तमाम खबरें खेल जगत से जुड़ी हुई। बाकी खबरों के लिए वापस चलते हैं अपनी सहयोगी रजनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव आपका खेल की खबरों से हमें जोड़ने के लिए। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। और आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह भारतेंदु हरिश्चंद्र का आज जन्मदिन है। वे हिंदी में आधुनिकता के पहले रचनाकार थे। सिर्फ 35 साल की उम्र पाने वाले भारतेंदु की अनेक विधाओं पर पकड़ थी। वे एक गद्यकार, कवि, नाटककार, व्यंग्यकार और पत्रकार थे। उन्होंने बाल विबोधिनी पत्रिका, हरिश्चंद्र पत्रिका और कवि वचन सुधा पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने सिर्फ 18 वर्ष की उम्र में कवि वचन सुधा पत्रिका निकाली थी, जिसमें उस वक्त के बड़े बड़े विद्वानों की रचनाएं प्रकाशित की गई थी। हिंदी के लिए प्रचार प्रसार के लिए उन्होंने अथक प्रयास किए और उनकी ये पंक्तियां आज भी अमर हैं कि निज भाषा उन्नति अहे, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिटत न ही को सूल। विविध कला शिक्षा अमित ज्ञान अनेक प्रकार, सब देशन से लेकर हूँ भाषा माही प्रचार। तो हिंदी को एक नए मयार पर, एक नए शिखर पर उन्होंने पहुंचाया। मिड डे प्राइम में आज इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।